अमीर परिवार में वापस लौटने के अपने पहले ही दिन मैंने आते ही सभी को गलत साबित कर दिया। बस कुछ ही पल पहले मेरे सगे माता पिता कह रहे थे कि मैं गाँव में पला बड़ा हूँ, इसलिए मैं बिल्कुल ही अनपढ़ और गंवार होऊंगा, और इसीलिए वे उस दिल टूटे हुए नकली युवा मास्टर को सांत्वना दे रहे थे, ये कहते हुए कि उन्होंने मुझे सिर्फ एक पारिवारिक शादी के मैरिज अलायंस के लिए वापस लिया है। लेकिन जैसे ही उन्होंने मुझे देखा, उनके जबड़े खुले के खुले रह गए। इतना सुंदर, गंभीर और शानदार व्यक्तित्व वाला किशोर उनका सगा बेटा कैसे हो सकता है। मैं डाइनिंग टेबल के सामने रुका और अपनी ऊंची जगह से चारों ओर देखा। कमरे में मौजूद तीनों लोगों को देखते हुए मैंने शांत स्वर में कहा, मैं लू किंगयान हूँ। पिता और माता शेन अंततः अपने सदमे से बाहर आए। वे अब तक यही कह रहे थे कि मैं असभ्य होऊंगा और सभ्य समाज के लिए पूरी तरह से अयोग्य होऊंगा। माता शेन अजीब सी स्थिति में खड़ी हुई, थोड़ी नर्वस दिख रही थी। किंगयान, तुमने पूरा दिन सफर किया है, तुम थक गए होगे, आओ बैठ जाओ। फिर उन्होंने कहा, अंकल फैंग, किचन से खाना लगाने को कहो। हाउसकीपर फैंग ने सिर हिलाकर हामी भरी। मैं माता शेन और शेन मिंगहुई के सामने वाली सीटों की ओर बढ़ा, एक कुर्सी खींची और बिल्कुल आराम से बैठ गया। मेरे चेहरे पर किसी भी तरह की कोई घबराहट या अजीबोगरीब भाव नहीं था। जब कमरे में मौजूद एकमात्र बाहरी व्यक्ति हाउसकीपर चला गया तो माहौल अजीब तरह से शांत हो गया। ये पिता शेन थे जिन्होंने खांसते हुए इस सन्नाटे को तोड़ा और मुझसे कहा, यहाँ तक का तुम्हारा सफर कैसा रहा? क्या सब कुछ ठीक रहा? मैंने जवाब दिया, सब ठीक था। पिता शेन ने फिर पूछा, तुम्हारे दाखिले के दस्तावेजों, एनरोलमेंट डॉक्यूमेंट्स का क्या वे सब तैयार हैं? मैंने कहा, हाँ तैयार हैं। ये सुनकर पिता शेन ने अपनी बाहें सिकुड़ी। मैं देख रहा हूँ कि तुम उसी की उम्र के हो। तुम दोनों ने पिछली गर्मियों में एक ही साथ कॉलेज एंट्रेंस परीक्षा दी थी। फिर हाई स्कूल के बाद तुम कॉलेज क्यों नहीं गए? सच तो ये था कि मैं 1 साल से ज्यादा समय से स्कूल से बाहर था। शेन मिंगहुई आखिरकार अपने दूसरे साल की शुरुआत कर रहा था, लेकिन उनके इस सवाल के बाद उन्होंने मेरे जवाब का इंतजार भी नहीं किया। उन्होंने खुद ही इसका कारण ढूंढ लिया था। कोई और कारण हो भी क्या सकता था? मेरे ग्रेड्स बहुत खराब रहे होंगे। आखिरकार मैं एक पहाड़ी गांव में पला बड़ा था। मेरे जैसे किसी लड़के के लिए हाई स्कूल पूरा करना ही बहुत बड़ी बात थी। पिता शेन ने कहा, तुम्हें इस विश्वविद्यालय में दाखिला दिलाने के लिए मैंने एक पूरी इमारत दान में दी है। इसमें मेरे बहुत पैसे लगे हैं। अगर तुम स्कूल में अपनी कक्षाओं के साथ तालमेल नहीं बिठा सको तो तुम मिंगहुई से मदद मांग सकते हो। हमने तुम दोनों को एक ही विषय मेजर में रखा है ताकि तुम एक दूसरे का ख्याल रख सको। मैंने बस एक नीरस सा जवाब दिया। ओह, मेरे इस रूखे रवैये ने पिता शेन को थोड़ा नाराज कर दिया। उन्हें लगा कि मैं जानबूझकर उन्हें शर्मिंदा कर रहा हूँ, लेकिन जब उन्होंने देखा कि मेरे चेहरे के भाव सामान्य थे और मैं बिल्कुल भी विद्रोही नहीं लग रहा था, तो उन्होंने मान लिया कि मैं स्वाभाविक रूप से शर्मिला हूँ और लोगों से बात करने में अच्छा नहीं हूँ। शेन परिवार मुझे बिल्कुल नहीं जानता था। आखिरकार हालांकि मैंने खुद को दूर रखा, लेकिन मैंने उनके हर सवाल का जवाब दिया। वे मेरे व्यवहार में कोई गलती नहीं ढूंढ सके। किचन द्वारा तैयार किए गए व्यंजन एक एक करके परोसे गए। डाइनिंग टेबल पूरी तरह से शांत थी। मेरे अलावा जो इत्मीनान से खाना खा रहा था, बाकी सभी लोग किसी और ही सोच में डूबे थे। माता शेन ने पहले मुझे पूरी तरह से नीचा समझा था, लेकिन अब अपने सामने बैठे इस शानदार और शांत युवा को देखकर उनके दिल में एक अजीब सी संतुष्टि की भावना उठ रही थी। मैंने अभी तक तुम्हारा परिचय मिंगहुई से नहीं करवाया है। यह मिंगहुई है। मिंगहुई का व्यक्तित्व बहुत अच्छा है और तुम दोनों लगभग एक ही उम्र के हो। तुम किसी भी मदद के लिए उसके पास जा सकते हो। मुझसे बात करने के बाद वह शेन मिंगहुई की ओर मुड़ी और कहा, मिंगहुई, ये तुम्हारा बड़ा भाई है। अब से तुम दोनों एक परिवार हो, बस उसे भाई बुलाओ। शेन मिंगहुई की नजर मेरे गहरे काले बालों से फिसलकर मेरे सीधे कंधों और पीठ तक गई, फिर मेरे कैजुअल लेकिन सुरुचिपूर्ण बैठने के तरीके पर एक पल के लिए रुकी और अंततः मेरे ठंडे और शाही चेहरे पर आकर टिक गई। उसकी गोद में रखे उसके हाथों की उंगलियां उसकी हथेलियों में गहराई से गड़ गईं। उसने धीरे से कहा, भाई, क्या ये जेनेटिक्स की ताकत है? वह जाहिर तौर पर एक छोटे से पहाड़ी गांव में पला बड़ा है, लेकिन उसमें अशिष्टता का एक अंश भी नहीं है। उसका हर हिस्सा सिर से पैर तक इतना शानदार और शाही लगता है। उसके खड़े होने का तरीका, बैठने का तरीका, यहाँ तक कि उसके शरीर की रेखाएं भी मेरे मुकाबले एक युवा मास्टर के लिए अधिक उपयुक्त हैं। और मैंने बचपन से ही शिष्टाचार का प्रशिक्षण, एटिकेट ट्रेनिंग लिया है। इस फैंसी शानदार हवेली में भी वह जरा सा भी असहज नहीं लग रहा है, जैसे कि वह हमेशा से ऐसे ही अमीर माहौल में रहा हो। क्या सच में कोई स्वाभाविक रूप से ऐसा हो सकता है? मुझे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था। मैं बस सामान्य रूप से कुछ कदम चला और कुछ शब्द कहे, और शेन मिंगहुई पहले ही इतना कुछ सोच रहा था। लेकिन मुझे पता था कि शेन मिंगहुई वास्तव में मेरा स्वागत नहीं कर रहा था। इसलिए मैंने अपने चॉपस्टिक्स नीचे रखे और लापरवाही से कहा, हम एक ही उम्र के हैं। तुम्हें मुझे भाई कहने की जरूरत नहीं है, बस मुझे लू किंगयान बुलाओ। ये सुनकर पिता शेन ने बाहें सिकुड़ी। तुम्हारे नाम के आगे अभी भी लू उपनाम, लास्ट नेम लगा है। मैं कल किसी को तुम्हारा नाम बदलने के लिए ले जाने को कहूंगा। मैंने सीधे तौर पर मना कर दिया। मेरा लू उपनाम ठीक है, मुझे इसे बदलने की जरूरत नहीं है। इसे बदलने का कोई मतलब नहीं है। ये सुनकर माता शेन तुरंत असहमत हो गयी। अब तुम शेन परिवार में वापस आ गए हो। तुम शेन परिवार के युवा मास्टर हो। तुम अपना उपनाम लू कैसे रख सकते हो? मैंने बस शांति से कहा, मेरा शेन उपनाम से कोई नाता या भाग्य, फेट नहीं है। ये सुनकर बाकी तीनों लोगों के चेहरे बदल गए। जब मैं पैदा हुआ था तो मुझे शेन मिंगहुई के साथ बदल दिया गया था। मैंने सुना था कि मुझे लियू उपनाम वाले एक बूढ़े व्यक्ति ने पाला था। मेरे कोई माता पिता नहीं है। अब जब मैंने कहा कि शेन उपनाम के साथ मेरा कोई भाग्य नहीं है, तो क्या इसका मतलब यह
नहीं था कि मैं पिता शेन और माता शेन को इन सभी वर्षों में कुछ न करने का दोष दे रहा था। शेन मिंगहुई ने अपना होंठ काटा और दुखी होकर कहा, तुम्हारा क्या मतलब है भाई? क्या ये सब मेरी गलती है? मैंने उलझन में एक भौं उठाई। तुम ऐसा क्यों सोचोगे? शेन परिवार और मेरा भाग्य वास्तव में एक साथ नहीं जुड़ा है। यह उस बच्चों के बदले जाने की घटना के कारण नहीं है। ये शेन परिवार और मेरी खुद की भाग्य कुंडलियों फेट चार्ट्स के कारण है। शेन मिंगहुई जैसा कोई मामूली इंसान इतनी बड़ी चीज को प्रभावित नहीं कर सकता। इसलिए मैंने ईमानदारी से जवाब दिया, तुम बहुत ज्यादा सोच रहे हो, तुम इसके लिए पर्याप्त योग्य भी नहीं हो। लेकिन शेन मिंगहुई ने ऐसा व्यवहार किया जैसे अभी अभी उसका अपमान किया गया हो। उसकी आंखें तुरंत लाल हो गईं। भाई, मुझे पता है कि तुम मुझे पसंद नहीं करते, लेकिन तुम मेरे बारे में ऐसा कैसे कह सकते हो? मैं ये सुनकर दंग रह गया और बोला, मैंने क्या कहा? मैं तो सच कह रहा हूँ ना। मैंने शेन मिंगहुई को ऊपर से नीचे तक देखा और फिर से पुष्टि की, तुम्हारा माथा चिकना और थोड़ा चौड़ा है। तुम्हारा जन्म देर से शरद ऋतु ऑटम में एक अमीर परिवार में हुआ था। तुम्हारा एक दुर्लभ दोहरा लकड़ी का भाग्य डुअल वुड फेट है। साथ ही तुम्हारी बाहें लहरों की तरह धनुषाकार हैं। तुम्हारा धन और भाग्य लंबे समय तक नहीं टिकेगा। अगर तुम्हें पानी के तत्व की आत्मीयता वाली जगह पर पाला नहीं गया होता तो तुम्हारी किस्मत शायद अब तक टिक नहीं पाती। मैंने अपना सिर हिलाया और कहा, तुम्हारी खुद की किस्मत पहले से ही इतनी डगमगा रही है, तुम मुझे कैसे प्रभावित कर सकते हो? शेन मिंगहुई को उस भविष्यवाणी की भाषा फॉर्चून टेलिंग जार्गन का कुछ भी समझ नहीं आया, लेकिन उसने एक बात पकड़ ली। मैंने कहा था कि उसका धन और भाग्य लंबे समय तक नहीं टिकेगा। उसने तुरंत पिता शेन की ओर देखा। पिताजी, सुनिए भाई क्या कह रहे हैं? मेरे पास क्या धन है? ये सब तो मुझे परिवार ने ही दिया है ना। इसके अलावा भाई ने कहा कि मेरा भाग्य लंबे समय तक नहीं टिकेगा। क्या ये कहने के समान नहीं है कि हमारे शेन परिवार का भाग्य लंबे समय तक नहीं टिकेगा? निस्संदेह। ये सुनकर पिता शेन ने अप्रसन्नता से मेरी ओर देखा। इन चालों के साथ बकवास बंद करो। बेशक उन्हें पता था कि इस दुनिया में असली प्रोफेशनल फॉर्चून टेलर्स होते हैं, लेकिन वे सभी 50 या 60 साल के बुजुर्ग होते हैं, बिना किसी अपवाद के। मेरी उम्र ही क्या थी? मैं तो अभी कुछ समय पहले ही वयस्क एडल्ट हुआ था। मुझे भला क्या पता हो सकता था? माता शेन इन अलौकिक सुपरनैचुरल बातों में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती थी। उनकी नजर में मैंने बस कहीं से कुछ बकवास सीख ली थी और मैं जानबूझकर लोगों को परेशान करने के लिए इसे बोल रहा था। एक बार जब उन्होंने ऐसा सोचा तो मेरे रूप और मेरी आभा के बारे में माता शेन ने जो संतुष्टि महसूस की थी वह पूरी तरह से गायब हो गई। मैंने अपनी बाहें अपनी छाती पर बांधी, गद्दे के सहारे पीछे की ओर झुका और एक पल के लिए ये सब कुछ थोड़ा हास्यास्पद लगा। मेरे पिछले दिनों में इतने सारे लोग मुझसे अपनी किस्मत पढ़ने, अपना फेस एनालिसिस करवाने और अपने लिए सुलेख कैलिग्राफी करवाने की भीख मांगते थे और वे मुझसे मिलने का मौका तक नहीं पा सकते थे। और अब जब मैं लोगों को ये सब मुफ्त में बताने के लिए काफी अच्छा बन रहा हूँ तो वे इसकी कद्र भी नहीं कर रहे हैं। मुझे याद आया जब मैं ओल्ड लू के साथ दक्षिण पश्चिम साउथ वेस्ट में था। ओल्ड लू ने एक बार मुझसे कहा था, दुनिया के लोग मूर्ख हैं, वे केवल वही बातें सुनना पसंद करते हैं जो उन्हें फायदा पहुंचाती हैं और उन बातों को सुनना नफरत करते हैं जो अशुभ इनऑस्पिशियस लगती हैं। इसीलिए एक कहावत है कि ईमानदार सलाह कानों को कठोर लगती है। उस समय मैं बहुत घमंडी था और मैंने कहा था, मेरे कौशल के साथ मैं जो भी कहूँ लोगों को सुनना ही पड़ेगा। ओल्ड लू ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया था और कहा था, तुमने अभी तक सांसारिक दुनिया को नहीं देखा है, इसलिए तुम मानव स्वभाव को नहीं समझते। अब अगर देखा जाए तो ओल्ड लू बिल्कुल सही थे। मैं अपनी राय दूसरों पर थोपने वाला इंसान नहीं हूँ, क्योंकि किसी को भी मेरी बातों पर विश्वास नहीं था। मैं बस इसे यहीं छोड़ दूंगा। वैसे भी मैं अपना समय और ऊर्जा बर्बाद नहीं करने वाला। मेरा खाना हो गया है, आप लोग आराम से खाए। मैंने अपनी चॉपस्टिक्स नीचे रखी और थोड़ा गर्म पानी पिया, फिर पूछा, अगर मैं पहले चला जाऊं तो आप लोगों को कोई आपत्ति तो नहीं है ना? माता शेन ने सिर हिलाया। ठीक है, अपने कमरे में वापस जाओ और पहले आराम करो। कल ड्राइवर ली तुम्हें और मिंगहुई को एक साथ स्कूल ले जाएगा। ठीक है। मैंने हाउसकीपर को बुलाया और उससे मुझे मेरे बेडरूम तक ले जाने के लिए कहा। शेन परिवार के विला की मुख्य इमारत में बेसमेंट सहित कुल 6 मंजिलें हैं। इसमें बेडरूम भी शामिल हैं। पिता शेन और माता शेन तीसरी मंजिल पर रहते हैं। शेन मिंगहुई चौथी मंजिल पर रहता है, लेकिन हाउसकीपर ने मेरे लिए जो कमरा तैयार किया है वह 5वीं मंजिल पर है। मैं बेडरूम की चमकदार खिड़की के पास खड़ा था और जब मैंने नीचे देखा तो मुझे बाहर के बगीचे का पूरा नजारा साफ साफ दिखाई दे रहा था। चांदनी मुझ पर एक घूंघट की तरह पड़ रही थी, जिससे मेरा साइड प्रोफाइल और भी दूर और रहस्यमय लग रहा था। हाउसकीपर एक पल के लिए दंग रह गया और अपने मन ही मन कुछ बड़बड़ा रहा था। उसे बार बार लग रहा था कि यह हाल ही में लौटा हुआ छोटा मालिक यंग मास्टर अविश्वसनीय रूप से अथाह है, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं था। क्या वह सिर्फ 19 साल का नहीं है? हाउसकीपर ने पूछते हुए सोचा। क्या आप इस कमरे से संतुष्ट हैं, छोटे मालिक? यदि नहीं तो मैं आपके लिए दूसरा कमरा व्यवस्थित कर सकता हूँ। ये ठीक है, मैं फिलहाल यहीं रहूंगा, मैंने जवाब दिया। हाउसकीपर सोच रहा था कि फिलहाल का क्या मतलब है, लेकिन उसने और कोई सवाल नहीं पूछा। जब मैंने कहा कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए तो वह कमरे से बाहर चला गया। उसके जाने के बाद कमरे में सिर्फ मैं ही बचा था। मैंने आसमान में ऊंचे लटकते चमकीले चांद की ओर देखा। मेरी उंगलियां कुछ बार तेजी से घूमी और एक अजीब सी हाथ की मुद्रा बनाई। जब से मैं इस दुनिया में आया हूँ मैं हर दिन एक बार यह गणना करता हूँ
लेकिन परिणाम हर एक दिन हमेशा समान ही होता है। आज भी कुछ नहीं बदला। उसने अपना हाथ नीचे किया और चुपचाप आह भरी। अगली सुबह जल्दी बटलर ने रसोई में नाश्ते की तैयारी की जांच पूरी की। वह ऊपर जाकर मुझे जगाना चाहता था। काम के दिनों में बटलर और अन्य कर्मचारियों के उठने का समय तय होता है, लेकिन आखिरकार यह मेरा पहला दिन था। बटलर को चिंता थी कि अगर उसने मुझे याद नहीं दिलाया तो शायद मैं देर तक सोता रहूंगा। लेकिन इससे पहले कि बटलर एलिवेटर में कदम रखता, उसने मुझे हल्के कदमों से बाहर से अंदर आते देखा। बटलर ने हैरान होकर पूछा, आप बाहर कब गए छोटे मालिक? मैं बहुत जल्दी उठ गया था और मैंने आपको बाहर जाते हुए बिल्कुल नहीं देखा। मैंने एक पल के लिए सोचा। मैंने समय पर ध्यान नहीं दिया। शायद सूरज उगने से ठीक पहले, वह लगभग सुबह 5 बजे का समय रहा होगा। बटलर भी अभी उठा ही था। उसने सोचा कि शायद उसने मुझे जाते हुए नहीं देखा। उसे ये थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मैं मुख्य द्वार से बाहर ही नहीं गया था। इसके बजाय मैं 5वीं मंजिल से सीधे बगीचे में कूद गया था। फिर मैं बगीचे की ऊंची दीवार फांद गया। मुझे लगा कि यह विला बहुत अधिक जटिल है। आपको केवल ऊपर और नीचे जाने के लिए एलिवेटर लेना पड़ता है और बाहर जाने के लिए एक्सेस कंट्रोल भी है। मुझे लगा कि अपने आप ही घूमना फिरना ज्यादा आसान है। अगर मैंने वापस आते समय ध्यान नहीं दिया होता कि माली बगीचे में फूलों की छंटाई कर रहा है, तो मैं सीधे दीवार फांद कर वापस आ गया होता। मैं वापस अपने कमरे में गया और नहाया, नए कपड़े पहने और उन चीजों को छांटा जो मुझे आज स्कूल ले जानी थी, जिनमें मेरे दस्तावेज और कागजात शामिल थे। जब मैं नीचे गया तो शेन परिवार के सदस्य माता शेन और शेन मिंगहू एक छोटे डाइनिंग रूम में मेज पर पहले से ही बैठे थे। मैंने विनम्रता से सभी का अभिवादन किया, फिर कोई भी एक खाली कुर्सी चुनी और बैठ गया। नाश्ते के दौरान पिता शेन ने मुझसे बात की। तुम्हारी माँ और मैं तुम्हें खुद स्कूल छोड़कर आना चाहते थे, लेकिन आज कंपनी में हमारी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है और तुम्हारी माँ को मेरे साथ आना होगा। शेन मिंगहुई को स्कूल में 1 साल से ज्यादा हो गया है और वह कैंपस से अच्छी तरह वाकिफ है। उसे तुम्हारे साथ जाने दो। मैंने अपने मुंह का सोया मिल्क निगला। जवाब देने से पहले अपना कप नीचे रखा और कहा, ठीक है, मैं समझ गया। पिता शेन ने आगे कहा, तुमने 1 साल से अधिक समय से पढ़ाई नहीं की है। तुम निश्चित रूप से अपनी कक्षाओं में पिछड़ जाओगे। भले ही मैंने तुम्हें दाखिला दिलाने के लिए पैसे दिए हैं, लेकिन अगर तुम्हारे ग्रेड बहुत खराब रहे तो ये बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। अगर तुम वास्तव में साथ नहीं चल सकते तो बस घर आओ और मुझे बताओ। हम तुम्हारे लिए एक ट्यूटर की व्यवस्था करेंगे। मुझे ये सुनकर बहुत हंसी आई, क्योंकि ये दूसरी बार था जब पिता शेन ने कहा था कि उन्हें लगता है कि मैं कॉलेज की कक्षाओं के साथ तालमेल नहीं बिठा सकता। भले ही पिता शेन और माता शेन ने प्यार करने वाले माता पिता की तरह व्यवहार किया, लेकिन उन्होंने स्पष्ट रूप से कभी भी मुझे वास्तव में जानने की कोशिश नहीं की थी। अगर उन्होंने बचपन से लेकर अब तक के मेरे ग्रेड्स और पिछले 2 सालों में मेरे द्वारा भाग ली गई प्रतियोगिताओं को ध्यान से देखा होता तो वे कभी ऐसा नहीं कहते। लेकिन मैंने उनसे बहस नहीं की। मैंने बस सिर हिलाया, ऐसा दिखाते हुए जैसे मैंने बड़ों की हर बात सुन ली हो। पिता शेन के बात खत्म करने के बाद मैंने अपनी चॉपस्टिक्स फिर से उठाई और खाता रहा। पिता शेन ने इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं दिया। शेन मिंगहुई इस बात के बारे में सोच रहा था कि मैं आज उसके साथ स्कूल जाऊंगा, इसलिए वह खोया खोया सा था। उसने भी इस पर ध्यान नहीं दिया। केवल माता शेन ने मुझे एक उलझी हुई नजर से देखा। एक अनकही सच्चाई, जब हमने नाश्ता खत्म किया तो ड्राइवर मुझे स्कूल ले जाने के लिए निकल पड़ा। तब माता शेन ने झिझकते हुए पिता शेन से कहा, क्या आपको नहीं लगता कि वह काफी उग्रवयस्क है? पिता शेन ने उलझन में पूछा, उग्र तुम्हारा क्या मतलब है? वह बहुत सुंदर है। वह आखिरकार हमारा जैविक बेटा, बायोलॉजिकल सोन है। वह हमसे भी ज्यादा अच्छा दिखता है, ये तो पक्का है। मिंगहुई उस मामले में उसकी बराबरी नहीं कर सकता। बिल्कुल नहीं। माता शेन ने अपनी आंखें घुमाई। मैं उसके रूप रंग की बात नहीं कर रही हूँ। मैं उसके तौर तरीकों और उसकी आभा और की बात कर रही हूँ। क्या आपको नहीं लगता कि उसमें कुछ अजीब है? पिता शेन ने उनके कहने का गलत मतलब निकाला और हंसे। अजीब? उसमें क्या अजीब है? उसके वापस आने से पहले मुझे चिंता थी कि वह असभ्य होगा और उसमें कोई शिष्टाचार नहीं होगा। अब ऐसा लगता है कि वह वास्तव में बहुत। वह बीच में ही रुक गए। पिता शेन सन रह गए। उन्होंने माता शेन की आंखों में देखा और अचानक उन्हें बात समझ में आ गई। क्या वह कुछ ज्यादा ही परफेक्ट व्यवहार कर रहा है? उसमें निकालने के लिए मुश्किल से ही कोई एक खामी है। ये देखकर कि वे आखिरकार समझ गए, माता शेन ने आह भरी। जब हम अभी खाना खा रहे थे तो आप में से किसी ने ध्यान नहीं दिया। खाने की मेज पर उसके तौर तरीके हमारे से भी अधिक उचित हैं। जब आप उससे बात करते हैं तो वह हमेशा पहले अपने मुंह का सारा खाना निगलता है
और जवाब देने से पहले अपने बर्तन नीचे रखता है। जब आप उससे बात करना बंद कर देते हैं उसके बाद ही वह फिर से खाना शुरू करता है। पिता शेन ने एक पल के लिए पीछे मुड़कर सोचा और महसूस किया कि वास्तव में ऐसा ही था। माता शेन ने आगे कहा, यहाँ तक कि जब हमारा परिवार खाना खाता है तो हमारे पास ऐसे सख्त नियम नहीं होते हैं। और जरा सोचिए कि वह अपनी चॉपस्टिक्स कैसे पकड़ता है, जब वह कुर्सी पर बैठता है तो उसकी मुद्रा कैसी होती है, उसके चलने और बात करने का तरीका कैसा है। पिता शेन गहरी सोच में पड़ गए। अब जब तुमने जिक्र किया है तो उसमें वास्तव में एक पूरी तरह से अलग आभा है। पहले मुझे लगा कि यह सिर्फ इसलिए है क्योंकि वह बहुत सुंदर है, इसलिए वह जो कुछ भी करता है उसमें अच्छा लगता है। अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो उसका संतुलन और ठहराव वास्तव में उत्कृष्ट है। माता शेन ने झिझकते हुए कहा, मुझे लगा था कि चूंकि वह घर से दूर पला बड़ा है तो वह एक जंगली बच्चे के अलावा और कुछ नहीं होगा, कि वह हर चीज में बुरा होगा। लेकिन उसके बोलने और काम करने के तरीके को देखते हुए मुझे बताओ, अगर हम उसे ये परिवार में शादी करने के लिए मिंगहुई की जगह लेने दें तो क्या ये बहुत बड़ी बर्बादी नहीं होगी? ये सुनकर पिता शेन ने गहरी त्योरियां चढ़ाई। ये किस तरह की बकवास है? वह मिंगहुई की जगह कैसे ले रहा है? मिंगहुई हमारा जैविक बेटा भी नहीं है। मेरे पिताजी ने जब वे जीवित थे तब जो बचपन की सगाई तय की थी वह शेन परिवार के असली जैविक पोते के लिए थी। ये सगाई पहली जगह किंग्यान के लिए ही होनी थी। जन्म के समय हमारे बच्चे बदल गए थे, इसीलिए इन सभी वर्षों में सभी ने सोचा कि सगाई मिंगहुई के लिए थी। लेकिन माता शेन ने ये परिवार की वर्तमान स्थिति के बारे में सोचा। तीसरी मिस ये की हालत अभी बहुत खराब है। अगर किंग्यान उससे शादी करता है तो शायद उनका तुरंत तलाक हो जाएगा। जब वह बाद में दूसरी शादी करेगा तो उसके लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढना बहुत मुश्किल होगा। उसकी योग्यताएं इतनी शानदार हैं, क्या उसे एक परिवार पर बर्बाद करना शर्म की बात नहीं है? ये सच है। भले ही मैं सिर्फ 19 साल का हूँ, आप पहले से ही बता सकते हैं कि मैं पूरी तरह से एक हॉटरॉप धड़कन बनने वाला हूँ। मैं अभी भी थोड़ा छोटा हूँ और मैं पहले से ही बहुत आकर्षक हूँ। मैं ये सोच भी नहीं सकता कि जब मैं पूरी तरह से बड़ा हो जाऊंगा तो कितना शानदार दिखूंगा। पिता शेन ने मेज पर उंगलियों से थपकी दी। वे भी थोड़े अनिच्छुक थे। इतना बेहतरीन बेटा और हम उसकी कीमत का पूरा फायदा भी नहीं उठा सकते। लेकिन मिंगहुई तीसरी मिस ये से शादी नहीं कर सकता, पिता शेन ने धीमी आवाज में कहा। तुम मेरी तरह ही जानती हो कि मिंगहुई और ये रुयान एक दूसरे के लिए बिल्कुल सही है। अब जब तीसरी मिस ये का काम तमाम हो चुका है तो ये परिवार का समर्थन करने वाला कोई नहीं है। ये रुयान अब सबसे होनहार है। ये दुर्लभ है कि मिंगहुई पहले ही इतनी जल्दी ये रुयान के साथ अच्छी तरह घुल मिल गया है। माता शेन को भी पता था कि यह बात सही है और उन्होंने खेद के साथ कहा, काश तीसरी मिस ये अभी भी अपनी पुरानी स्थिति में होती। हमारा जैविक बेटा उससे शादी कर सकता था और हमारा शेन परिवार सफलता की ऊंचाइयों को छू लेता। अब जब वह मर रही है तो उसकी हमारे परिवार में शादी कराने का क्या मतलब है? पिता शेन ने सांत्वना देते हुए उनका हाथ थपथपाया। अगर उसके साथ वह दुर्घटना नहीं हुई होती तो हमारे बेटे को वैसे भी उससे शादी करने का मौका कभी नहीं मिलता। आखिरकार नंबर 1 कुलीन परिवार का मुखिया हमारी पहुंच से बहुत बाहर है। इसके अलावा मिंगहुई का अकादमिक रिकॉर्ड वास्तव में शेखी बघारने लायक नहीं है। हमें उसे कॉलेज में दाखिला दिलाने के लिए पैसे भी दान करने पड़े। पिता शेन अभी भी इस बात से काफी नाखुश थे। माता शेन ने सिर हिलाया। ऐसा लगता है कि हमें अभी भी अपनी ऊर्जा मिंगहुई पर केंद्रित करने की आवश्यकता है। जब तक ये रुयान भविष्य में मिंगहुई से शादी करती है हमें शेन परिवार के भविष्य के बारे में और चिंता नहीं करनी पड़ेगी। पिता शेन ने उनके माथे के पास बालों को सहलाया। वह मुस्कुराए और बोले, परिवार के सभी मामलों को संभालने के लिए धन्यवाद मेरी प्यारी। माता शेन ने बस धीरे से उनकी बाह पर मुक्का मारा। यह क्या औपचारिकता है? तभी शेन मिंगहुई और मैं स्कूल के गेट पर पहुँचे। जैसे ही हम कार से बाहर निकले बहुत से लोग हमें घूरने लगे। आगे चल रही कुछ लड़कियां मुड़ मुड़ कर मुझे ऐसे देख रही थी जैसे वाह क्या वह लड़का हमारे स्कूल का छात्र है। मुझे ऐसा ही लगता है। मैंने हमारे स्कूल के सभी आकर्षक लड़कों को देखा है। ऐसा कोई तरीका नहीं है कि मैं इतने अच्छे दिखने वाले लड़के को भूल जाऊं। वह कम से कम कैंपस हंट के स्तर का तो जरूर है। मुझे लोगों के घूरने और मेरी तारीफ करने की आदत है, इसलिए मैंने पलक तक नहीं झपकाई। दूसरी ओर शेन मिंगहुई का चेहरा ज्यादा खुश नहीं लग रहा था। आमतौर पर वह भीड़ में आकर्षण का केंद्र होता है, लेकिन अब जब वह मेरे बगल में खड़ा है तो कोई उस पर ध्यान ही नहीं दे रहा है। उसने पहले अपने दोस्तों को जो बताया था उसके बारे में सोचते हुए शेन मिंगहुई अपने रास्ते में रुक गया। उसने मेरी तरफ देखकर जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की। किंग्यान, मुझे अभी याद आया कि मैंने अपने दोस्तों के साथ योजनाएं बनाई थी। क्या तुम खुद ही एडमिन ऑफिस जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हो? मेरी नजर उसकी भौहों के पार गई। कोई बात नहीं, मैं इसे अकेले संभाल सकता हूँ, लेकिन मुझे तुम्हें एक बात के बारे में चेतावनी देनी है। तुम्हारी किस्मत आज बहुत खराब लग रही है। ये सुनकर शेन मिंगहुई की मुस्कान जम गई। उसने तुरंत सोचा कि मैं फिर से बस बकवास कर रहा हूँ। वह मन ही मन कोसते हुए गुस्से से आगे बढ़ा। उसके साथ क्या समस्या है? वह हमेशा दिन भर यही अजीबोगरीब बकवास करता रहता है।
है। क्या उसे लगता है कि अगर वह ऐसी बातें कहेगा तो लोग डर जाएंगे? बकवास। शेन मिंगहुई बहुत तेजी से चल रहा था। सीढ़ियां चढ़ते समय उसका ध्यान नहीं था। कोने पर पेपर का एक बंडल लिए हुए कोई उसकी ओर आ रहा था। वह सीधे उस व्यक्ति से टकरा गया। उसने देखा कि टेस्ट पेपर उस पर गिरने वाले हैं, इसलिए वह जल्दी से पीछे हट गया, लेकिन उसकी पीठ का निचला हिस्सा सीढ़ी की रेलिंग से जोर से टकराया। उसे एक तेज दर्द महसूस हुआ। अरे देखकर चलो। सामने वाले व्यक्ति ने उसे घूरा और सभी टेस्ट पेपर उठाने के लिए हाथ पैर मारने लगा। प्रोफेसर झांग को इनकी तत्काल आवश्यकता है। शेन मिंगहुई को काफी चोट लगी थी और वह वास्तव में बहुत चिढ़ भी गया था। वह कुछ कहने ही वाला था कि उसने देखा कि सामने वाला व्यक्ति परिसर की प्रसिद्ध दबंग लड़की थी जो एक काफी शक्तिशाली परिवार से आती थी। इसलिए उसने अपना गुस्सा रोक लिया और कहा, उसके लिए क्षमा करें, मैं बहुत तेजी से चल रहा था। अगली बार जब आप बाहर जाएं तो चश्मा पहनना याद रखें। लड़की ने उसे देखकर अपनी आंखें घुमाई और टेस्ट पेपर लेकर भाग गई। शेन मिंगहुई अपनी पीठ के निचले हिस्से को पकड़कर वापस कक्षा की ओर चला गया। उसने देखा कि उसका कोई भी करीबी दोस्त अभी तक नहीं आया था। उसने राहत की सांस ली। मेरे शेन परिवार में वापस आने से पहले उसने एक बार अपने दोस्तों के सामने रोते हुए कहा था कि उसे चिंता है कि एक बार जब शेन परिवार का जैविक बेटा वापस आ जाएगा तो हर कोई उसकी पीठ पीछे बात करेगा। उसके सभी दोस्तों ने कहा कि यह संभव था। ली हाओ ने तो उसे बिना बात के चिंता करने के लिए चिढ़ाया भी था। मिंगहुई, तुम बस इसके बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हो। हम अभी किस युग में जी रहे हैं? वैसे भी खून के रिश्तों का अब उतना मतलब नहीं है। तो क्या हुआ अगर वह असली छोटा मालिक है? क्या वह तुम्हारी तरह सुंदर होगा, तुम्हारी तरह सुरुचिपूर्ण होगा, हमारे सामाजिक दायरे में तुम्हारे जितने अच्छे संपर्क होंगे? उसके बिना वजह खुद को मत डराओ। भले ही वह शेन परिवार में वापस आ जाए, वह केवल शेन परिवार का नामात्र का छोटा मालिक होगा जिसकी कोई वास्तविक हैसियत नहीं होगी। तुम ही असली धनी उत्तराधिकारी हो जिसे हर कोई पहचानता है। मुझसे मिलने से पहले शेन मिंगहुई भी बिल्कुल यही सोचता था, लेकिन मुझसे मिलने के बाद वह घबरा गया जब उसे एहसास हुआ कि मैं दिखने से लेकर रवैये तक हर चीज में परफेक्ट हूँ। मैं सचमुच हर चीज में उससे बेहतर हूँ। अगर हम दोनों अगल बगल चले तो हर कोई निश्चित रूप से सोचेगा कि मैं ही वह छोटा मालिक हूँ जो बचपन से विलासिता में पला बड़ा है। मास्टर जिया ने अपने दोस्तों को बताया था कि मैं आज स्कूल में रजिस्ट्रेशन कराने आऊंगा। जब उसने उन्हें ये कहते सुना कि वे मुझसे व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहते हैं और मुझे शर्मिंदा करना चाहते हैं, तो उसने बाहर से अनिच्छुक होने का नाटक किया, लेकिन अंदर से वह वास्तव में बहुत खुश था। लेकिन अब वह बिल्कुल नहीं चाहता कि उसके दोस्त मुझसे टकराएं। भले ही हर कोई मुझे देर सबेर देख ही लेगा और सच्चाई का पता चल जाएगा। वह चाहता है कि वह पल जितना हो सके उतनी देर से आए।